वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, 7th क्लास की ज्योग्राफी हम लोग कवर करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज चैप्टर 7 लेकर आए हैं, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास हम शुरू करें उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो फर्दर क्लासेस आने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लासेस जो चल रही है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप क्लास को पूरा देखा करिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से है, और हमारा यूट्यूब की जो क्लास है @गौरव के मिश्रा 95 और गौरव कुमार मिश्रा के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जो आज की यूट्यूब क्लास होने वाली है वो 66 क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो प्रीवियस जो मानव थे, जो पुराने मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे क्लास 6 में हम लोगों ने बात की थी कि उनका जो रहन सहन था वो किस तरीके का रहन सहन था, उनके जो आवास थे किस तरीके के आवास थे। तो आप देखेंगे कि जो उनका भोजन, वस्त्र, आवास है, तो जो वो जो लोग होते थे वो प्रकृति पर निर्भर करते थे। लेकिन प्रकृति पर जैसे कि वो अपना भोजन प्रकृति से इकट्ठे करते थे, जंगलों से इकट्ठे करते थे। ठीक है, रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, और जो है आप देखोगे कि गुफाओं का, पेड़ों का इस तरीके का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता गया, उनके जो कौशल है वो विकसित हुए। ठीक है, उन्होंने खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना शुरू किया। जब खाद्य पदार्थों का उत्पादन उन्होंने शुरू किया तो उनको घर की आवश्यकता हुई। ठीक है, उनको घर की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि वो मान लीजिए कि कहीं वो जैसे खेती करते थे तो उसकी रक्षा के लिए उनको घर बनाना आवश्यक हो गया। ठीक है, फिर उसके लिए यातायात के साधन, ये सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए यातायात के साधन की आवश्यकता उनको पड़ी। तो उन्होंने धीरे धीरे उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की, पहिए का जो है आविष्कार किया। ठीक है, आग का आविष्कार किया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद संचार के माध्यमों का विकास हुआ। इस प्रकार जो प्रारंभिक मानव था उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगर हम बस्तियों की बात करें तो बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे वो गुफाओं में, पेड़ों पर रहते थे, फसलें उगाते थे, और तो उनको आवश्यकता पड़ती थी घर बनाने की। ठीक है, नदियों के आसपास वो अपना घर बनाते थे ताकि पानी की उनको जो आपूर्ति है वो आपूर्ति हो सके, उनको पानी की जो जरूरतें उनकी पूरी हो सके। ठीक है, हालांकि भूमि जो है नदियों के किनारे जो होती थी वो उपजाऊ भूमि होती थी। ठीक है, धीरे धीरे बस्तियां बड़ी व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के रूप में जो है बढ़ती चली गई। ठीक है, ऐसी बस्तियों में हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने जैसे 6th क्लास में बात की थी जो हिस्ट्री की बुक में, ऐसी बस्तियों में सिंधु, टिर्गिस, नील के किनारे इस तरीके की बस्तियां, हांगो जो रिवर है उसके किनारे इस तरीके की बस्तियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्थायी और अस्थायी बस्तियां क्या होती हैं। ठीक है, स्थायी व अस्थायी बस्तियां क्या होती है? जैसे नाम से पता चलता है, स्थायी बस्तियां। ठीक है, कुछ समय के लिए जो बनाई गई बस्तियां होती है, जो कुछ समय के लिए जो बनाई गई बस्तियां होती है वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। तो ऐसी जो बस्तियां होती हैं आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे जंगलों में, गर्म और ठंडे गर्म और ठंडे रेगिस्तान में, आप देखोगे पर्वतों पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी बस्तियां लोग कौन बनाते हैं? जो अस्थायी जो बस्तियां होती हैं, अस्थायी बस्तियां लोग को कैसे, किस तरीके के लोग बनाते हैं? ठीक है, तो अस्थायी जो बस्तियां होती हैं वो लोग जैसे जो जानवर रखते हैं, बड़े बड़े जो झुंड रखते हैं जानवरों के, आखेट करने वाले लोग हैं, संग्रहण करने वाले जो लोग हैं, इस स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो कुछ समय के लिए यहाँ है और फिर थोड़ी देर बाद कुछ समय के लिए कहीं और जो है प्रवास करते हैं।
तो जैसे आप देखोगे कि इस तरीके की जो बस्तियां होती है अस्थायी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बस्तियां हैं, जो मैक्सिमम बस्तियां हैं वो स्थायी हैं, स्थायी बस्तियां होती हैं। स्थायी जो बस्तियां होती है उसको बनाने के लिए आदर्श हमें कुछ जो कारक चाहिए होते हैं, जैसे कि अनुकूल जलवायु चाहिए, जल की उपलब्धता चाहिए, उपयुक्त भूमि चाहिए, उपयुक्त भूमि चाहिए, वो भूमि जो है उपजाऊ भी होनी चाहिए, वहां की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। तो इस जगहों इन इन तरीके की जो जगह होती है, इन तरीके की जगहों स्थायी बस्तियां होती हैं। क्योंकि जो स्थायी बस्तियां होती हैं वहां पे काफी लोग जो है रहने वाले होते हैं, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए, उनको खाने के लिए चीजें चाहिए, है ना, पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र चाहिए, तो वहां पे शॉप होनी चाहिए, दुकानें होनी चाहिए, इस तरीके की जो है चीजें उनको वहां पे चाहिए होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋतु प्रवास के बारे में कि ऋतु प्रवास क्या होता है। जैसे कि आपको इस शब्द से समझ में आ रहा होगा, ऋतु, ऋतु का मतलब होता है मौसम। ठीक है, ऋतु का मौसम, ऋतु का जो अर्थ होता है वो मौसम होता है। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जब मौसम के अनुकूल या मौसम के अनुसार लोग यहाँ से वहां जब जाते हैं तो उनको ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग पशु पालते हैं वे मौसमी जो मौसम परिवर्तन होता है उसके अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकलते हैं। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, कुछ लोग पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं अपने पशुओं को लेकर। तो इस तरीके से जो आप देखोगे, जो ऋतु प्रवास होता है, ऋतु प्रवास मौसम के बदलने के अनुसार जो है बदलता रहता है। अब हम बात करते हैं गांव और शहरों के बारे में, थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं भी ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मुझे भी गांव में रहना काफी अच्छा लगता है। लेकिन गांव में लोग रहते हैं तो उनको कई फायदे भी हैं। जैसे आपको जो भोजन आपको खाने को मिलता है वो साफ सुथरा और जो पौष्टिक भोजन मिलता है ना, साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन मिलता है आपको खाने के लिए। ठीक है, उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है। ठीक है, अपने खुद के खेतों में जो है गेहूं और चावल जो है उगाया जाता है, वो चावल और गेहूं हम लोगों को खाने को मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, खुली हवा में हमें सांस लेने का मौका मिलता है क्योंकि वहां पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में लोग क्यों आते हैं, तो शहरों में आने का कारण क्या होता है, बेहतर शिक्षा के लिए आते हैं, बेहतर नौकरी के लिए आते हैं, और बेहतर जो है चिकित्सा के लिए आते हैं, है ना। तो नौकरी, शिक्षा और चिकित्सा जो है मूलभूत जो है जो चीजें हैं उसके लिए लोग जो है ग्रामीणों से चल के, ग्रामीण इलाकों से चल के वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ग्रामीणों में जो है ग्रामीण बस्तियों में भी हम लोग रहते हैं, गांव में भी हम लोग जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। हालांकि वहां पे काम धंधे का इतना स्कोप नहीं है, काम का इतना स्कोप नहीं होता है, तो इसी की वजह से लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें वहां भी हमें फायदेमंद वाली जो चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं, कुछ चीजें शहरों की तरफ हमें मिलती है ना। तो देखा जाए तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हमें देखने को वहां पे मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ग्रामीण बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो आप कह सकते हो कि जो प्राय जो प्राइमरी जो तरीके के जो काम होते हैं ना, वो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम लोगों ने 6 क्लास की बुक में पढ़ा था कि लोग कृषि, मत्स्यन, आप देखोगे, उसके अलावा जो है वानिकी, उसके अलावा दस्तकारी, उसके अलावा पशुपालन, कृषि, इस तरीके की जो व्यवस्था से वो लोग जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कुछ ग्रामीण बस्तियां सघन होती हैं तो कुछ जो है प्रकीर्ण होती हैं। सघन का मतलब कि पास पास जो घर बने हुए होते हैं उनको सघन बस्तियां बोला जाता है, और प्रकीर्ण का मतलब होता है जो दूर दूर जो घर होते हैं उनको दूर दूर, जैसे कि हमें देखने को मिल जाता है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों में अगर आप जम्मू की तरफ गए हो, उत्तराखंड की तरफ गए हो, जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल की तरफ अगर आप गए हो, तो वहां पे आप प्रकीर्ण बस्तियां देखने को आपको मिलेंगी, यानी जो वहां घर होते हैं वो दूर दूर थोड़े बने हुए होते हैं। ठीक है, और मैदानी इलाकों में अगर हम बस्तियां देखें तो जो मैदानी इलाकों में जो बस्तियां बनी हुई होती हैं वो जो होती है वो आप देखोगे वो घनी बस्तियां होती हैं। ठीक है, वो सघन बस्तियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है चीजें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जो देखोगे पर्यावरण के जो है अनुकूल घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम
चले जाएं कुछ जैसे जो बरसात वाले इलाके होते हैं, बरसाती इलाकों में अगर हम चले जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बांस और बांस जैसी चीजों से, और जो आप देखोगे कि जो बांस से जो है घर बनाया जाता है, जो उनकी जो जो छतें होती है वो ढलवा टाइप की होती है, ढलान होती है, यानी बारिश में पानी नहीं रुकेगा, बारिश में पानी आसानी से उनका निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही चले जाएं राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जलवायु जहाँ की बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ की जो दीवारें होती है वो मोटी मोटी होती है और खास तरह की मिट्टी से बनाई गई दीवारें होती हैं, ताकि वहाँ पे हमें गर्मी का अनुभव ज्यादा ना हो, और जो हमारा जो कमरा है वो जो बनाया गया जो घर है वो जो है ठंडा मिलता है। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से पर्यावरण के अनुकूल जो है बस्तियां बनाई जाती हैं। नगरीय जो बस्तियां हम उसमें आप देखोगे कि नगर कुछ नगर छोटे होते हैं तो कुछ नगर उनसे बड़े होते हैं, तो जो जो छोटे होते हैं उनको हम नगर कहते हैं, नगर छोटे नगर होते हैं। ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनको हम शहर कहते हैं, शहर में जो है बड़ी बस्तियां होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नगरीय जो लोग हैं, नगरीय लोग किन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वो जो है नगरीय जो लोग होते हैं वो निर्माण से, व्यापार से, सेवा क्षेत्र से ये लोग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिवहन के बारे में। ठीक है, जैसे हमने बात की बस्तियों के बारे में, वैसे हम बात कर लेते हैं परिवहन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं परिवहन के कई साधन है हमारे पास। ठीक है, परिवहन, तो परिवहन के हमारे पास कई साधन हैं। तो आप देखोगे कि जो पहले के जो लोग होते थे, जो पुराने समय के लोग, आरंभिक जो लोग होते थे, वो दूर दूर तक यात्रा करने के लिए जो है वो लोग पैदल जाते थे या पशुओं का इस्तेमाल करते थे, है ना। फिर उसके बाद पहिए की खोज हुई, फिर पहिए की खोज के बाद उन्होंने जो परिवहन पहिए की खोज ने जो परिवहन को आसान बना दिया। ठीक है, आज भी कई जगह पशुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे दक्षिणी अमेरिका में लामा लोग पशुओं का प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे ही हमें देखने को मिलता है तिब्बत में याक का जो है उपयोग होता है। ठीक है, पहले जो समुद्री मार्गों का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद समुद्री मार्गों के अलावा जो स्थलीय जो मार्ग है उनका इस्तेमाल हुआ करता था। और आज आज के समय में हवाई जहाज ने देखोगे कि जो परिवहन की जो गति है ना, परिवहन की गति को काफी द्रुत बना दिया है, यानी काफी तेज बना दिया है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो परिवहन है उसके चार मुख्य साधन है, चार मुख्य साधन कह सकते हो आप। तो कौन कौन से, एक सड़क मार्ग हो गया, एक रेल मार्ग हो गया, एक जल मार्ग हो गया, एक वायु मार्ग हो गया। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सड़क मार्ग, सड़क मार्ग के अलावा रेल मार्ग, रेल मार्ग के अलावा जल मार्ग, और चौथा है वायु मार्ग। एक एक करके इनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सड़क मार्ग। ठीक है, सबसे पहले सड़क मार्ग, कम दूरी और यातायात के, आप देखोगे कि यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो मार्ग हैं वो सड़क मार्ग ही है। ये आप देखोगे कि ये सड़कें जो होती है वो कच्ची सड़क या पक्की सड़क भी हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि आज के समय में मैं तो जैसे जब कहीं भी जा रहा हूँ ना, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो मैक्सिमम जो जगह हैं वो पक्की कर दी गई हैं, वो काफी अच्छी सड़कें हो गई हैं, साफ सुथरी सड़कें हो गई हैं। जब से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो है शुरुआत हुई है, उसका शिलान्यास हुआ है, तो काफी जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, काफी अच्छी साफ सुथरी सड़कें हैं, उनको मेंटेन किया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा आज के समय में हर जगह सड़कें जो है मैदानों से, मरुस्थलों से, ऊंचे पर्वतों आदि से जो है सड़कें हर जगह बनी हुई हमें दिखाई दे जाती हैं। आप देखोगे कि हिमालय पर्वत पर जो मनाली लेह मार्ग है वो विश्व के ऊंचे मार्गों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग भी जैसे यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाते होंगे, भ्रमण के लिए जाते होंगे, चाहे आप शहरी इलाकों में रहते हैं या ग्रामीण इलाकों में, तो ज्यादातर जगहों पे हमें सड़कें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सेकंड इज कि अगर हम रेल मार्ग की बात करें, तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्चे में लोगों का आवागमन, और मार्ग जो आप देखोगे कि जो भारी सामान होता है उसको ढोने का कार्य होता है। ठीक है, सबसे पहले कोयले का इंजन होता था,
ठीक है, उसके बाद भाप का इंजन आया, फिर उसके बाद डीजल का इंजन आया, अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि जो रेलवे है वो काफी लंबी दूरी की यात्राएं तय करती है, और जो एशिया में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो इसका जो घना जाल जो है रेलवे का फैला हुआ है। ठीक है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो समुद्र तल से 5072 मीटर का है। कौन सा? तो ये जाइनिंग से लहासा, ठीक है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। आप देखते हो कि आज के समय में पहाड़ों के बीच भी जो है रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। किस तरीके से चिनाब नदी के ऊपर आप देख सकते हो, पर्वतों को काट कर उसके बीच में आप देख सकते हो किस तरीके से जो है रेलवे का निर्माण हो रहा है। आप साउथ की तरफ चले जाओ, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से पहाड़ों को काट के पहाड़ों के बीच में से रेलवे लाइन। आप अगर कटरा जम्मू की तरफ जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे भी किस तरीके से रेलवे का जो है शिलान्यास जो है किया गया, किस तरीके से रेलवे को बनाया गया। तो काफी अब देखते हैं टेक्नोलॉजी का किस तरीके से फायदा उठाया जा रहा है आज के समय में, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस तरीके से चीजों को और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ये काफी लंबा रेलवे लाइन है। ये मेनली रूस की तरफ जो है ये पड़ता है, ये आपको एशिया का ही है ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि कितना लंबा रेल मार्ग ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल मार्ग के बारे में। जैसे कि प्रारंभिक समय में आपको पता है कि जैसे आप देखोगे स्थल मार्ग का और जल मार्गों का ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो स्थल मार्गों में जल मार्गों में आप देखोगे कि सबसे ये सस्ता साधन माना जाता है, और अंतर्देशीय और आप देखोगे जो समुद्री जल मार्ग है, इन दोनों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अंतर्देशीय और समुद्री जल मार्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे, और नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग जो है अंतर्देशीय जलमार्ग हेतु किया जाता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, और आप देखोगे कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक हो गया। ठीक है, अफ्रीका में नील नदी हो गई। ठीक है, इस तरीके से जो आप देखोगे जो अंतर्देशीय जो एक देश के अंदर जो चलने वाली जो जल मार्ग है वो किस तरीके से जो है चलते हैं। ठीक है, इंडिया में भी काफी लंबे जल मार्ग हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः माल और सामान ढोने के लिए किया जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में जब सामान को भेजना होता है, आपने मर्चेंट नेवी के बारे में सुना होगा। ठीक है, मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है। मर्चेंट नेवी के जैसे जो व्यापारियों की जहाजें होती हैं, एक जगह से दूसरी जगहों पर जो है सामान को, भारी भरकम सामान को लेके जाती हैं, और आप देखोगे कि किस तरीके से वो सामान को जैसे एक देश से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जो इनके जो समुद्री मार्ग होते हैं वो पतन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा हर एक देश में जो है पतन है, बड़े बड़े पतन है, वहां पे माल को गिराया जाता है, फिर वहां से अंतर देशों में कैसे रेलों से या ट्रकों से या गाड़ियों से लेकर उस माल को पहुंचाया जाता है। अब हम बात करते हैं वायु मार्ग के बारे में। वायु मार्ग के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वायु मार्ग का मतलब कि जो हवाई रास्ते से जो हम सफर तय करते हैं। ठीक है, 20वीं सदी में विकसित हुआ ये जो आप कह सकते हो जो ये वायु मार्ग है ना, परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। ठीक है, परंतु ये थोड़ा सा महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि जो फ्यूल वगैरह की जो इसकी आप कह सकते जो इसमें फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होता है ना, उसकी कीमत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से कहीं उत्तराखंड के किसी जंगल में कोई दवाई पहुंचानी हो, तो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से आप आसानी से वहां पे दवाई पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आपको रेलवे लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सड़क मार्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय से दवाई पहुंच जाएगी। ठीक है, जल्दी दवाई पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आप कह सकते हो जो खराब मौसम में ना, ये बहुत ज्यादा काफी प्रभावित होता है। ठीक है, सर्वाधिक आप कह सकते हो कि सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो है ये सिस्टम या कह सकते हो ये साधन है। ठीक है, तो इसके अलावा ये काम बहुत अच्छा करता है, हालांकि महंगा पड़ता है, लेकिन समय से सामान भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो हम संचार के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। संचार के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संचार के बारे में आजकल सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये दूसरों के पास तक जो है सूचना पहुंचाने की जो है प्रक्रिया होती है संचार, ठीक है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है, ठीक है। आप देखोगे समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गई, टेलीविजन हो गया, ये सभी जो है जनसंपर्क के माध्यम है। सैटेलाइट जो है ना वो संचार जो है सैटेलाइट जो है संचार में संचार के लिए तीव्रता से काम करने का एक कह सकते हो आप माध्यम है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जो सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग तेल शोधन जो जगह है, तेल शोधन जगह उनका पता लगा सकते हैं, वन सर्वेक्षण कर सकते हैं, ठीक है। भूमिगत जल का पता लगा सकते हैं, खनिज संपदा का पता लगा सकते हैं, मौसम पुनर्वास का पता लगा सकते हैं, या मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर कोई प्राकृतिक घटना घटने वाली है तो उससे पहले हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके वजह से जैसे बिपरजॉय तूफान अभी कुछ दिन पहले जब आया था इंडिया में, तो उससे पहले 3 से 4 दिन पहले उसके बारे में पता चल गया था कि जो तूफान है वो बढ़ रहा है और गुजरात के तट से टकराने वाला है, ठीक है। तो ये हमें फायदा किससे मिला? संचार के माध्यम से, यानी सैटेलाइट से हमें ये फायदा मिला, तो काफी लोगों की जान बची, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। हम लोग जैसे फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, है ना, तो घर में बैठे बैठे हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर लेते हो, तो ये क्या है? ये संचार का माध्यम है, और ये संचार ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है ना। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग तुरंत बात कर लेते हैं, इंटरनेट से हम तुरंत रेलवे टिकट निकलवा लेते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये संचार का एक माध्यम है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहयोगी है हमारी लाइफ में, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि संचार ने हमारी जो लाइफ है उसको और ज्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले अगर किसी को खबर कोई भेजनी होती थी तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले लेटर लिखना होता था, और लेटर के माध्यम से हम लोग जो है उसको खबर जो है पहुंचाते थे। लेकिन आज तुरंत फोन करो, 2 मिनट के अंदर बात हो जाती है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी है, हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उनकी तेजी से आप कहोगे कि तेजी से उनका विकास हुआ है। वो जो चीजें जो हमको काफी समय लगता था करने में, आज वो चीजें काफी तेजी से होने लगी हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से हमने इस जो चैप्टर है वो चैप्टर को इसके बारे में हमने पढ़ा कि इस तरीके से बस्तियां, परिवहन और संचार किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ में, ठीक है। टेक्नोलॉजी का महत्व तो बड़ा है, तो टेक्नोलॉजी के कुछ खतरे भी हैं, ठीक है। उनसे बचाव करने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ जो साइबर क्राइम वाली घटनाएं हैं हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो इसका कारण ये है कि इसका कारण सबसे मुख्य कारण ये है कि अनभिज्ञता है हमारी। जब किसी चीज के बारे में लोग जानते नहीं है और उस चीज से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होती है, ठीक है। कई बार हमारे फोन पे लिंक आता है, हम उस फोन पे क्लिक कर देते हैं। जो आप देखोगे जो ठग बैठे हुए वो क्या करते हैं कि साइबर क्राइम करते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। आए दिन हमें सुनने को मिल जाता है ना। तो उसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है। हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्यों है? नुकसान इसलिए है क्योंकि हम उसके बारे में चीजें जब जानते नहीं है तो हमें उस चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम नुकसान से बच सकें, ठीक है। और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि जो भी अननोन चीजें हैं उसे ना छुएं, उसे उन चीजों को फोन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर उन चीजों के साथ छेड़छाड़ ना करें जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, या अननोन कोई लिंक होता है उस अननोन लिंक को ना दबाएं। जो भारत सरकार है, भारत सरकार इसके बारे में हमेशा दिशा निर्देश जारी करती है, ठीक है। और हमें उन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, इसके बारे में हम लोगों ने आज बात की, ठीक है। इस क्लास में इतना ही था, ठीक है। फर्दर क्लासेस में हम लोग आगे और जो है नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।